नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ढोल फूट जाने पर बुधिया ने उसी तरह विलाप किया जिस तरह कोई अपने सगे के नहीं रहने पर करता है। बाबूजी ने गाड़ी से सामान निकालकर झोपड़ी में प्रवेश किया तो बुधिया चारपाई के निकट सिर लटकाए खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने हाथ में लिया ढोल पुरानी ढोल की जगह लटका दिया और उसे चारपाई पर बैठा दिया। उसका बदन अभी भी गनगना रहा था। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाकर कहा कि थैले में कुछ खाने का सामान है, खा लेना, और कपड़े भी हैं, पुराना बदल डालो, मैं चलता हूँ। कांपते स्वर में बुधिया ने कहा, ठीक है बाबूजी। इस बार बाबूजी के जाने पर बुधिया दहलीज पर आकर उन्हें काफ़ी देर तक निहारती रही। जब उनकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो वापस आकर खटिया पर सिमट कर बैठ गई। ढोल की ओर निगाहें की तो वह अब बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर आंखों से मोती टपकने लगे। वह रोकर बोली कि कमीनों ने ढोल फोड़ डाला। इसने उनका क्या बिगाड़ा था? बापू के जमाने से पाल रही थी। इस नई ढोल पर तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोरी, एकदम साफ। शायद इस पर एक थाप भी न पड़ी हो अब तक। बापू की ढोल पर लगी एक एक मुनरी उनके बलवान होने की निशानियां थीं। जितनी कुश्तियां जीतते थे उतनी मुनरी ढोल पर लग जाती थी। अकेले में मुझे उन्हीं का सहारा रहता था। ढोल पर पड़े एक एक धब्बे मेरे जीवन की कहानियां कहते थे। क्या यह नई ढोल मेरी सारी कहानियां खत्म कर देगी? क्या इस नई ढोल पर भी कहानियां छपेंगी? जाते जाते दीदी कह रही थी कि अब मुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। क्या फैसले की घड़ी आ गई है? वह फिर सोचने लगी कि क्या मैं मतलबी हो रही हूँ और हर बार बाबूजी के करीब होती जा रही हूँ, या बाबूजी खींच रहे हैं मुझे अपनी ओर? वो तो कभी मेरे करीब नहीं आए। उन्होंने तो मेरे ऊपर हर बार तरस ही खाया। उल्टा मैं ही गई उनके करीब, उनका सहारा लिया, उनका दिया हुआ सब कुछ मुफ्त में स्वीकार किया। नहीं, ढोल तो बजाया था उनके गानों पर क्या एक दो गानों पर ढोल बजा देने का इतना ही नाम? ठीक है, उस दिन तो ढोल बजाया था, पर आज तो कुछ भी नहीं किया। इस बार तो पैसों के साथ साथ कपड़े भी। पुराने कपड़ों को उतार अगर नए वाले पहने तो इन चीथड़ों की कहानियां भी मिट जाएंगी। क्या इस घर की एक एक चीज इसी तरह बदलती जाएगी और सारी कहानियां मिटती जाएंगी? दीदी की, बाबा की, दादा की, दादी की, सारी। औरत का जीवन ही क्या है? एक न एक दिन सारी कहानियां मिटती ही हैं। जिस गोद में वह पली बढ़ी होती है उस गोद की कहानियां मिट जाती हैं। जिस डाल पर बैठ उड़ान भरा करती थी उस डाल की कहानियां मिट जाती हैं। जिस घोंसले में उनका उद्भव हुआ उनकी कहानियां मिट जाती हैं। औरत का जन्म ही पुरानी कहानियां मिटाने और नई कहानियां बनाने के लिए होता है। ऐसा दीदी एक बार कह रही थी। अब तो दीदी भी चली गई। किससे पूछूं कि क्या सही और क्या गलत? क्या बाबूजी सही है और मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ बाबूजी गलत है? मैं तो पेट से भूखी हूँ, पर बाबूजी तो बिल्कुल देवता की तरह, जैसे कि उन्हें कभी खाने पीने की जरूरत भी नहीं होती होगी। क्या उनका भी जीवन मेरी ही तरह सामान्य व्यक्ति का जीवन होता होगा, या उनका अलग होगा? क्या बड़े लोग भी मेरी ही तरह खाना खाते होंगे, हम छोटे लोगों की तरह? मैंने तो अब तक किसी बड़े आदमी को इतने करीब से नहीं देखा था। क्या मैं उनकी अमीरी की वजह से उनकी ओर खींच रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं अपराधिनी हूँ। इतने सारे सवालों का जवाब परिपक्वता और अनुभव से मिलता है, लेकिन बुधिया के अंदर न उतनी परिपक्वता थी और न ही उतना अनुभव कि वह सारे सवालों का जवाब दे सके। परंतु एक सवाल उसे ज्यादा चुभ रहा था कि उस दिन तो ढोल बजाकर पारितोषिक लिया था, लेकिन आज इस सवाल का जवाब किससे पूछूं? मुझे इसका जवाब सूझता नहीं। बाबूजी होते तो उन्हीं से पूछ लेती। अब तो चले गए, आने का भी नहीं कह गए। देवता की तरह प्रकट होते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगर मैं ठगनी हूँ तो बाबूजी तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो बचकर रहना चाहिए था। उन्हें दोबारा नहीं आना चाहिए था। नहीं, आना चाहिए था। आज वो न होते
तो दादा पहलवान के परिवार की इज्जत के चीथड़े उड़ जाते। आए तो अच्छा ही हुआ, तोहफे ले लिए हैं तो कभी ढोल बजाकर उनका मनोरंजन कर दूंगी। पास में होते तो उनके घर का काम कर देती। मैं तो पेट से भूखी हूँ, क्या बाबूजी भी भूखे हैं मन के? क्या उस भूख की मैं तृप्ति मात्र हूँ? नहीं नहीं, बाबूजी ने तो कभी मुझे घूर कर भी नहीं देखा, कभी मेरे करीब नहीं आए। जब भी गई मैं गई, पर इसका मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि अगर मैं करीब गई भी तो एक देवता के करीब गई, जिसके अंदर न भूख है, न प्यास है, न लिप्सा है, न लालसा है, न स्वार्थ है, और अगर है तो सिर्फ परमार्थ है। अगले दिन की सुबह बहुत ही मनमोहक थी। रात में बुधिया तमाम घटनाओं को सोचते सोचते बिस्तर पर लुढ़क गई थी। बाबूजी ने कुछ पैक्ड फूड जरूर लाए थे, लेकिन वह पैक्ड ही पड़े रहे। सुबह उसने खोला तो उसमें से कुछ चीज़ें खाईं और बची हुई चीज़ें रख दिया। ये कुछ कुकीज़ और मिठाइयाँ थी। संभ्रांत लोग इनका थोड़ी ही मात्रा में सेवन करते हैं। वे जो चीज़ जितना खाने के लिए बनी है उतना ही खाते हैं। लेकिन रोज कमाने और खाने वाले लोग, चाहे वह नाश्ते की चीज़ हो या खाने की चीज़ हो, पेट भर कर खाते हैं। उनके लिए नाश्ते की चीज़ें अलग और भोजन की चीज़ें अलग नहीं होती हैं। बुधिया ने भी उसमें से कुछ चीज़ें सुबह उठकर पेट भर कर ही खा लिया। अब भूख की चिंता खत्म रही। थोड़ा दिन चढ़ा तो गांव की एक बूढ़ी महिला के साथ काका आए और उन्होंने बुधिया के दरवाजे पर दस्तक दी। बुधिया अंदर थी तो आकर दरवाजा खोला और बोली, काका, आजी आप लोग? आजी ने बोला, हाँ बिटिया, अब चला नहीं जाता इसलिए आ नहीं पाती। अकेली रहती हो, मुझे आ जाना चाहिए, लेकिन अब चला नहीं जाता। बुधिया ने चारपाई बाहर निकाली और दोनों लोग वहीं बैठे। बुधिया घर के अंदर गई और कल बाबूजी द्वारा लाई गई चीज़ों में से कुछ निकाल कर सामने रख दिया और लोटा गिलास में पानी भर लाई। इस बार काका आए तो बूढ़ी आजी को साथ लाए, क्योंकि जब घर में लड़की अकेली हो तो किसी मर्द का अकेले जाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। हालांकि काका की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और वे बुधिया के पिताजी के मित्र भी थे, लेकिन फिर भी संस्कृति और परंपरा जरूर निभाई जाती है। पानी पी लेने के बाद आजी की ओर मुखातिब होकर काका ने बोला कि एक रिश्ता मैं सुखिया के लिए लाया था, तो उस समय सुखिया ने मना कर दिया था। उस लड़के को अभी भी एक औरत की दरकार है, बेचारे का घर ठीक से चल नहीं पाता। आजी ने कहा, बुधिया तो अभी अबोध बिटिया है, बिना मुंह की दुआह के साथ इसका ब्याह, क्या कहेंगे लोग। सुखिया भी इस रिश्ते के लिए तैयार न थी। काका ने कहा, क्या करूं, गांव गांव भटक कर पता तो करता हूं, लेकिन हम लोगों की बिरादरी में कोई जल्दी मिलता भी नहीं। जिसको देखो वो किसी तरह ही गुजारा कर रहा होता है। मैं भी अब बूढ़ा हो चला, नए लोग, नई तरह की उनकी दुनिया है जिसमें कोई मिलता ही नहीं। आजी ने कहा, खोजते रहिए, भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेगा, उसी पर भरोसा है। बिना माँ बाप की लड़की को कोई जल्दी अपने घर की लक्ष्मी बनाना भी तो नहीं चाहता। अभी बुधिया की उम्र भागी नहीं जा रही, मिलेगा कोई, आजी ने दिलासा दिया। आजी की बातों से काका को भी थोड़ी प्रेरणा मिली, तो बोले कि मैं कोशिश करूंगा कि इसकी उम्र का ही कोई लड़का मिल जाए। अपनी बेटी हो तो कोई दिन रात चप्पल घिसे, दूसरे की बेटी के लिए कौन अपना धन और समय जाया करता है। हालांकि काका उसके पिता के मित्र थे, इसलिए वह यथासंभव प्रयास कर रहे थे, वरना आजकल मित्र की बेटी को कोई देखने भी न जाए, वर खोजने की बात तो दूर की है। काका चले गए, लेकिन आजी थोड़ी देर बैठी रहीं। एक बार घर के अंदर भी गईं, इधर उधर की बातें की और बुधिया उन्हें उनके घर पहुंचा आई। बुधिया के जीवन में फिर से अकेलापन। सामाजिक रिश्तों को बुधिया ने कभी निभाया ही नहीं था। सारा भार तो सुखिया के ऊपर ही था। हाँ, काका को जानती थी, आजी को जानती थी, किससे क्या बात करनी है, कब करनी है, यह वो नहीं जानती थी। हाँ, कोई आ जाए तो पैर छूना है, मीठा पानी लाकर रख देना है, पहुंचाने को कहे तो पहुंचा देना है, उसका कुछ सामान जहां कहे वहां रखवा देना है, बस इतना ही जानती है। आजी को घर छोड़ने के बाद बुधिया घर आकर अपनी दहलीज पर बैठ गई। 2 दिन में जो 2 हादसे हुए
उसे सोचकर बुधिया को अपने आप से ही नफरत सी हो रही थी। क्यों मैंने बेटी का जन्म पाया जो हर कोई मुझे एक वस्तु की तरह समझता है। एक बेटा होती तो कहीं भी अपनी मर्जी से आती जाती, किसी की नज़र न पड़ती। हर कोई तो नहीं, उसी हर कोई में बाबूजी भी हैं जो कभी सीधी नज़रों से मेरी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन ऐसे देव तो कोई कोई ही होते हैं। अब तक जितने मिले उनमें बाबूजी ही ऐसे ही निकले। नहीं तो जहाँ जहाँ दीदी के साथ ढोल बजाती थी वहाँ लड़की को वस्तु ही समझने वाले मिलते थे। अरे वस्तु समझो तो समझो, लेकिन उस वस्तु को संभालना भी तो जानो। नहीं, संभालना नहीं है, बस खेलना है, और जब मौका पड़े तो भाग लेना है।